हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, 60 क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग क्लास 10th का ये फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे रेखीय आवर्धन। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। रेखीय आवर्धन क्या होते हैं और रेखीय आवर्धन यानी कि दिया गया है कि गोलीय दर्पण का रेखीय आवर्धन। गोलीय दर्पण का रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं। इसमें जो है आपके दो दर्पण पड़े थे, तो दोनों दर्पणों पर आपके आवर्धन पढ़ना है। एक होता है आपके अवतल दर्पण का रेखीय आवर्धन, एक होता है उत्तल दर्पण का रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन को हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे पहले कि अवतल दर्पण का रेखीय आवर्धन किसे कहा जाता है। तो पहले बनाएंगे हम इसका चित्र, यानी कि डायग्राम खींचेंगे कि अवतल दर्पण का रेखीय आवर्धन क्या होता है। देखिए, पहले तो आपको एक अवतल पृष्ठ खींचना है। देखिए, एक अवतल पृष्ठ हो गया, जिसके उभरे हुए पृष्ठ को हम कलई कर देते हैं तो दबा हुआ पृष्ठ परावर्तक हो जाता है। उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये दर्पण का ध्रुव आपका P हो गया। अब यहाँ पर एक हमारा मुख्य फोकस F बनेगा, एक वक्रता केंद्र C बनेगा। एक हमारा यह F फोकस हो गया, एक वक्रता केंद्र C हो गया। ठीक, तो अब यहीं पर एक वस्तु रखी जाती है कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में एक वस्तु रखी गई है, जिससे एक प्रतिबिंब का निर्माण होगा। जिससे क्या होगा? एक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। कहा जाता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण तल से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। यह मुख्य फोकस से होकर जा रही है, तल से टकरा गई यानी कि परावर्तित हो गई और मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। फिर इसके बाद दूसरी प्रकाश की किरण चलती है। कहा जाता है कि वस्तु के सिरे से वक्रता केंद्र से होकर जाती है और तल से टकराने के पश्चात उसी मार्ग से वापस चली जाती है। उसी मार्ग से वापस चली जाती है और जहां पर ये काटती है दोनों प्रकाश की किरणें, वहीं पर बनता है वस्तु का प्रतिबिंब। यहां पर बन गया वस्तु का प्रतिबिंब। ये वस्तु की ऊंचाई है, वस्तु ए और बी ये दे दिया गया वस्तु की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई हो जाएगा बी डैश और ए डैश हो जाएगा। यह दर्पण का जब हमने पढ़ाया था आपको कि गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो अवतल दर्पण के द्वारा जब प्रतिबिंब पढ़ाए गए थे तो उसमें ये दूसरी स्थिति बनी थी। कौन सी स्थिति बनी थी? दूसरी स्थिति बनी थी। जब दूसरी स्थिति आपने पढ़ा था तो यह आपको डायग्राम देखने को मिला था। ठीक, समझ में आ गया। तो अब यहीं से आपको ध्यान में रखना है कि हमें वस्तु की स्थिति में रखनी है। देखिए, जब हम परिपाटी चिन्ह पढ़ाए थे तो परिपाटी चिन्ह में आपको ध्यान था, जब भी दर्पण के सामने चाहे वक्रता त्रिज्या, चाहे फोकस, चाहे प्रतिबिंब की दूरी, चाहे वस्तु की दूरी, सभी ऋणात्मक में रखी जाती है। किस में रखी जाती है? ऋणात्मक में रखी जाती है। जिधर से हमारी प्रकाश की किरण चलती है वह दर्पण का सामने का भाग होता है। तो यह दर्पण के क्या हो गया? सामने का भाग हो गया। तो अब यहाँ पर यह वस्तु रखी गई है और यहां से इस वस्तु की दूरी हमेशा माइनस यू से प्रदर्शित करते हैं। हो गया, यानी कि यहां से यहां तक की ये दूरी हो गई और इसे हम किससे प्रदर्शित किए? माइनस यू से प्रदर्शित करती है। अब वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र अब स्मॉल आर हो जाएगा। ये दूरी वक्रता त्रिज्या की दूरी हो गई। फिर इसके बाद जो है यहां पर हमारा प्रतिबिंब बना है, यहां से लेकर के यहां तक ये माइनस भी हमारी प्रतिबिंब की दूरी हो गई और यहां पर एक हमारा ये फोकस बना, जिसका माइनस एफ जो फोकस दूरी हो जाती है। ठीक, ये रख दिया गया। सभी की स्थिति आपको रख दी गई है। एकदम सेकेंडों में समझ में आ जाएगा कि वास्तव में रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं। चाहे अवतल दर्पण का रेखीय आवर्धन हो, चाहे उत्तल दर्पण का रेखीय आवर्धन हो, तो दोनों की आवर्धन जो होता है, दोनों का वैल्यू यानी कि मात जो दिया जाता है इसमें मान, तो दोनों का मान समान होता है, लेकिन आवर्धन में जो है अंतर हो जाता है। किसी का आवर्धन बड़ा बनता है, एक से अधिक बनता है, तो किसी का आवर्धन एक से कम बनता है। तो अवतल दर्पण का आवर्धन एक से अधिक बनेगा और उत्तल दर्पण का आवर्धन एक से कम बनेगा। ठीक, समझ में आ गया। अब यहीं पर आपको देखना है कि अब देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है। देखिए ध्यान से, आपको यह दिया गया है वस्तु की ऊंचाई h से प्रदर्शित करेंगे और प्रतिबिंब की ऊंचाई जो दिया गया है यह h डैश से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे? h डैश से प्रदर्शित करते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई को। ठीक है, तो इसकी परिभाषा कहा जाता है
कि किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो यहां पर लिखना है हम लोग को, परिभाषा इसका लिखेंगे, लिख रहे हैं, किसी वस्तु के किसी वस्तु के किसी वस्तु के प्रतिबिंब किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई ऊंचाई के अनुपात को अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। हो गया, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, लिखा गया। अब यहीं पर आवर्धन को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो अब देखिए कि यहाँ पर ये कैसे आपको फार्मूले की तरह प्रदर्शित करना है। एकदम डायरेक्ट फार्मूले पर हम लोग फोकस करेंगे। देखिए कि आवर्धन के जैसे आपने परिभाषा लिखा है कि रेखीय आवर्धन बराबर, यहां पर लिख रहे हैं, रेखीय आवर्धन बराबर, ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई ठीक, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई हो गया है। एकदम ध्यान से आपको देखना है कि ये प्रदर्शित किया गया है आपको फार्मूला, कि यह फार्मूला आपको दिया गया है कि रेखीय आवर्धन बराबर क्या होता है। तो रेखीय आवर्धन बराबर वस्तु की यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई, यह है आपको दिया गया है फार्मूला। ठीक, तो अब यहीं पर आपको ध्यान देना है कि किस प्रकार से आपको प्रदर्शित करना है और किस प्रकार से आपको इसको सिद्ध करना है। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि ठीक है, तो ध्यान से आप लोग को पढ़ना रहेगा। ठीक है, अब यह दिया गया है। तो अब यहां पर आपको बताना है कि अब यम बराबर तो हो गया, अब इसके स्थिति को दर्शाया गया है। तो अब देखिए, तो यम बराबर आवर्धन क्या हो जाएगा, यम बराबर यहां पर लिखेंगे कि एम बराबर दिखाई दे रहा है, नहीं छोटा दिखाई दे रहा होगा, देखिए अपने मोबाइल को स्लाइड करके देखिएगा। तो एम बराबर, अब यहां से प्रतिबिंब की ऊंचाई को देखिए हमने किससे प्रदर्शित किया, यश से प्रदर्शित किया। तो आपका हो गया यहां से यच डैश हो गया अपान, हमने आपको बताया कि प्रतिबिंब की ऊंचाई को किससे प्रदर्शित किए हैं, यच से प्रदर्शित किए हैं, किससे, यच से। तो अब यहां पर एक फार्मूला हमारा बन गया कि एम बराबर यच डैश अपान यच बन गया। अब ध्यान में रखना है कि जब मुख्य अक्ष के नीचे प्रतिबिंब बनता है तो वह हमेशा मान ऋणात्मक में होता है। किस मान में होता है, ऋणात्मक में होता है। तो अब बताइए कि हमारा मुख्य अक्ष से नीचे प्रतिबिंब बन रहा है कि ऊपर बन रहा है, नीचे बन रहा है। कहां बन रहा है, नीचे बन रहा है। तो इसका प्रतिबिंब का माइनस, इसका मान किस में रखा जाएगा, माइनस में रखा जाता है। एकदम ध्यान से देखिए आप लोग,
किससे देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ठीक है, माइनस एच। अब यहीं पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि अब तो हो गया, अब इसी के बराबर में मैं लिख रहा हूं, एकदम ध्यान से देखिएगा, इसी के बराबर में दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, यहीं से हो जाएगा, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बटा में दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, हो गया, दर्पण से वस्तु की दूरी। अब आपको ध्यान देना है यहां पर कि ये तो हमारा बन गया फार्मूला, क्या बना, फार्मूला बन गया। अब इसको मैं नीचे से, अब देखिए यह बन गया, तो अब इसी के बराबर में है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या है, माइनस भी, और दर्पण से वस्तु की दूरी है माइनस यू, तो माइनस से माइनस कट गया, तो आपके पास बच गया बालक, देखिए कि m बराबर हो गया माइनस एच डैश अपान एच बराबर v अपान यू हो गया, ये फार्मूला मिला। तो अब यहीं से जब इसकी और इसकी तुलना करते हैं तो m बराबर एच डैश अपान एच बराबर माइनस भी अपान यू हो जाएगा। ये आपको मिल गया क्या चीज, फार्मूला मिल गया। यही होता है रेखीय आवर्धन का फार्मूला, जिसको हमें सिद्ध करना था। अब इसमें किसी किताबों में कोण के द्वारा दिया रहेगा, हमने आपको डायरेक्ट कर दिया है इसको, जैसे आपको परिभाषा दे रहा है वैसे ही आपको फार्मूला मिल रहा है। एकदम ध्यान से देखना है इसको और ध्यान से आप लोग को पढ़ना है। अब ध्यान देते हुए पढ़ेंगे तो तुरंत ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने यहां से लिख दिया। अब ध्यान में रखिएगा कि जो है आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, यहां पर लिखेंगे कि आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, नहीं होता है। अगला, आवर्धन धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होता है, धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होता है। इसलिए कि धनात्मक अवतल दर्पण के लिए आपका ऋणात्मक लगेगा, उत्तल दर्पण के लिए धनात्मक लगेगा। अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक लगता है आवर्धन, और उत्तल दर्पण के लिए धनात्मक होता है, ठीक है, ध्यान से। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि लिखेंगे कि यही उत्तल दर्पण का भी सूत्र होता है, यही क्या है, उत्तल दर्पण का भी सूत्र होता है, यानी कि उत्तल दर्पण के द्वारा, सॉरी, रेखीय आवर्धन, यानी कि उत्तल दर्पण का रेखीय आवर्धन का भी यही सूत्र होता है। क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण के रेखीय आवर्धन का यही सूत्र होता है। चाहे उत्तल दर्पण के लिए पढ़िए, चाहे अवतल दर्पण के लिए पढ़िए, बस इस डायग्राम से आपको चिन्ह को प्रदर्शित करना रहेगा कि उत्तल दर्पण में आपका जो है, जब जिधर से वस्तु की दूरी है वही आपकी माइनस में रहेगी, सभी धनात्मक में रहते हैं और इसमें सभी ऋणात्मक में रहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। एकदम इसको एकदम ध्यान से पढ़िएगा, रेखीय आवर्धन आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।